Good morning, student. Today, class 10. Myself, Ritesh Singh. In previous lecture, we discussed composition reaction, decomposition reaction, composition reaction and decomposition reaction के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। मैंने शुरुआत की थी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जिसमें 6-7 केमिकल रिएक्शन के नाम आता है, जिसमें कंपोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर रिडॉक्स रिएक्शन, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। इसमें मैंने कंपोजिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, आज हमारा आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम। इसमें क्या होता है, एक एटम द्वारा दूसरे एटम जो कंपाउंड में कंबाइन होता है उसको रिप्लेस करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करना, और जिसको रिप्लेस कर रहा है वो एक फ्री एटम में पाया जाना, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक ही एटम एक दूसरे एटम को डिस्प्लेस करता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरलाइज है, मतलब इसका फॉर्मूला कैसे, मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे दिखाया जाता है, तो एक एलिमेंट है या एटम है ए प्लस, मतलब रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, एक कंपाउंड है BC। ये क्या है, एक एलिमेंट है, एटम है, और ये क्या एक है, कंपाउंड BC। क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, बी को रिप्लेस कर दे रहा है, सी को रिप्लेस कर दे रहा है, और कंबाइन किसके साथ हो जा रहा है, AB के साथ, और बना रहा है क्या, AB। प्लस सी जब उसके साथ वहां से रिप्लेस हो गया तो क्या हो गया, फ्रीली एग्जिस्ट करने लगा। तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब क्या किया, ए ने सी को रिप्लेस कर दिया, सी कहाँ चला गया, यहाँ पे, और कंपाउंड क्या बना, AB। तो एक ही एटम ने एक एटम को डिस्प्लेस किया ना, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि क्या कर रहा है, ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब एक को भगा दे रहा है, एक को भगा के उसकी जगह ले रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी इसे जानते हैं। जनरली जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है किसमें कॉमन होता है, मेटल में कॉमन होता है। जनरली तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन कॉमन इन कंपाउंड ऑफ मेटल। मेटल में जो कंपाउंड्स होते हैं ज्यादा ये कॉमन पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल इन दिस रिएक्शन। ये क्या करता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जो रिएक्शन में काफी तेजी से पार्टिसिपेट करता है, वो क्या करता है, वो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट काफी स्लोली करता है, उसको रिप्लेस करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये ध्यान देना, इसमें क्या होता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होता है जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। कहने का मतलब, अगर कोई मोटा तगड़ा आदमी है, मतलब मजबूत आदमी, और एक कमजोर आदमी, तो अब कमजोर आदमी कुर्सी बैठा है, तो मोटा तगड़ा जो मजबूत आदमी क्या करेगा, उस पतले दुबले आदमी को, जो कमजोर आदमी है, उसको कुर्सी से हटा के बैठ जाएगा। बट अगर मोटा तगड़ा आदमी बैठा हुआ है पहले से ही कुर्सी पे, तो क्या उसको कुर्सी से पतला वाला हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा, नहीं। तो यही चीज है कि हमेशा क्या करता है, जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल होता है वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा, कौन सा हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और कौन सा लोअर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो व्हेन मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। जो मेटल्स होते हैं उनको ऐसे अरेंज किया जाए कि उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज, मेटल एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज, इसके नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन में आपसे पूछता है, और ये चीज आपको हमेशा, ये जो मैंने बताया रिएक्टिविटी सीरीज का जो मैंने ऑर्डर बताया, ये याद होना चाहिए कि ये क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आना मतलब क्या है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्टिविटी उसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब ऊपर क्या हो रहा है, हायर रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, और नीचे क्या है, जितने हम नीचे जाएंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे। क्या समझे, हायर ऊपर, लोअर नीचे। तो मतलब क्या करोगा, हायर वाला लोअर वाले को डिस्प्लेस करेगा, यही मैंने बताया। तो हायर वाला कौन कौन है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये आधा याद होना चाहिए। क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टीन, फिर लेड,
फिर हाइड्रोजन, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये आपका ऑर्डर होता है। सबसे कम लेस रिएक्टिव की बात करें तो प्लेटिनम और गोल्ड, सिल्वर ये सबसे लेस होते हैं, और सबसे हायर पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ये सब। तो कहने का मतलब अगर ये सब एलिमेंट्स रहेंगे और इन सब एलिमेंट से कंपाउंड रहेंगे तो वो क्या करेंगे, जो हायर वाला होगा वो लोअर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। और नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भी मेटल में मैंने कंसीडर किया, क्यों? आपको पता होगा मेटल्स क्या होते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दें, वही सब मेटल्स होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, या कहने का मतलब जो कैटायन का फॉर्मेशन कर दे, उन्हें हम मेटल कहते हैं। क्लास 10 में और पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। बट क्या हाइड्रोजन करता है इलेक्ट्रॉन को लॉस? यस, हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन चेंज होता है किसमें, H+ में। कब? जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं। इसके पास क्या होता है, एक प्रोटॉन बस होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। जैसे एक रिएक्शन है कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन। कॉपर सल्फेट क्या है, CuSO4। मैंने प्रीवियस क्लासेस में 9th में आप लोग पढ़े होंगे कैसे कैसे एलिमेंट्स के नेमिंग किया जाता है। तो कॉपर सल्फेट है, उसके साथ रिएक्शन क्या कर रहा है, आयरन। अब ये कंपाउंड A और क्या है, B, और ये कंपाउंड यहाँ पे क्या है, C कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। यार मैं सही से लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको A लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको क्या लिख रहा हूँ, C और B, ताकि आपको ऑर्डर, ये C है, ये B है, ये A है, इसके हिसाब से मैं लिख देता हूँ। तो आयरन को, ये जो एक मेटल नहीं है, आयरन और कोबाल्ट मेटल है, देख सकते हैं। आयरन कहाँ है, ऊपर, कोबाल्ट कहाँ है, नीचे। मतलब आयरन की रिएक्टिविटी, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कोबाल्ट, सॉरी कॉपर है ना, कॉपर के साथ यहाँ पे कॉपर कहाँ, बहुत नीचे। तो आयरन का रिएक्टिविटी क्या है, एज कंपेयर टू कॉपर ज्यादा है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा, आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो बनेगा क्या, FeSO4, और क्या निकलेगा, कॉपर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और भी कई सारे रिएक्शंस हैं, मैं थोड़ा 2-3 और बताता हूं, तब तक आप इसे नोट करो, ठीक है। ठीक है, कुछ और रिएक्शंस एग्जांपल में आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, Zn रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है, जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो इसमें एक एलिमेंट A है, ये क्या है, B और C है। क्या करेगा, A किसको रिप्लेस कर देगा, B को रिप्लेस कर देगा, बनेगा क्या कंपाउंड, A और C, मतलब जिंक सल्फेट, और यहाँ पे कंपाउंड निकल गया कॉपर। वैसे अगला है कॉपर रिएक्ट विद AgNO3। देखा जाए तो जिंक क्या है, जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। वैसे ही कॉपर रिएक्ट विद AgNO3। तो कॉपर और AgNO3 में क्या है, कॉपर कहाँ पे है, यहाँ Ag मतलब Ag, सिल्वर नीचे। तो कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, Ag से ज्यादा है। तो क्या करेगा, कॉपर Ag को रिप्लेस कर देगा, बनेगा कॉपर नाइट्रेट। इसको बैलेंस करने आता होगा, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी क्या होती है, 2+। ये प्रीवियस क्लास 9 में बता दिया गया है। तो बनेगा कि CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag का फॉर्मेशन होगा। बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है Pb प्लस कॉपर क्लोराइड। अब Pb क्या है, लेड क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं। तो क्या करेगा, Pb क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, बनेगा लेड क्लोराइड है, Pb क्लोराइड, PbCl2, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। वैसे ही क्या होगा, ये रिएक्शन मेटल के लिए एप्लीकेबल है, ये सारे क्या थे, मेटल्स थे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मेटल के लिए भी हो, ये कुछ नॉन मेटल्स के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। जैसे नॉन मेटल यहाँ पे है, क्लोरीन क्या है पता है, नॉन मेटल है। क्लोरीन जब रिएक्ट विद KBr के साथ करता है, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, तो क्लोरीन क्या करता है, ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है, और बनता क्या है, KCl प्लस Br2 का फॉर्मेशन। तो ये चीज भी याद करिए, कुछ केसेस में नॉन मेटल में भी एप्लीकेबल होता है। हम ये नहीं कहेंगे हमेशा कि सब बस एप्लीकेबल फॉर ओनली मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगला है जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखा था जिंक की रिएक्टिविटी यहाँ पे है और हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी यहाँ पे है। तो हाइड्रोजन क्या कर लेगा, वो रिप्लेस कर देगा, तो बनेगा ZnSO प्लस H2। तो ये सब कुछ कंपाउंड्स थे, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और भी रिएक्शंस हम पढ़ाएंगे आपको धीमे आगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको काफी ज्यादा यूजेस मिलेगा इसका। ये चीज जैसे आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के नेम याद करते हैं, वैसे इसका भी आपको ऑर्डर एकदम कंप्लीटली याद होना चाहिए। कई सारे क्वेश्चन पूछ भी देते हैं, जैसे एक रिएक्शन दे देगा ऐसे ही ZnSO4 प्लस Cu, अब ऐसे रिएक्शन दे देगा।
अब पूछेगा क्या रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा, क्या रिएक्शन होगा, ऐसे पूछ देगा। तो हम क्या देखना है, Zn में कॉपर है, कॉपर रिप्लेस करना चाहेगा Zn को, तो क्या Zn से कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर नीचे Zn ऊपर, तो Zn की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो क्या कॉपर Zn को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, ये सब आपको याद होगा तभी आप बता पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आड़ा होना चाहिए, तभी रिप्लेसमेंट होगा जब दूसरा एलिमेंट जो रिप्लेस करने वाला होगा उसकी रिएक्टिविटी कंपाउंड में जो एलिमेंट है उससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।